लोकनायक जयप्रकाश नारायण, एक जीवन और एक सपना। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से जेपी कहते थे, उनका जन्म 1902 में हुआ था। वो भारत की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़े नेता बने। उनकी शुरू की पढ़ाई बिहार में हुई और बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स में पार है। वहां वो मार्क्सिस्ट विचारों से मिले। इन विचारों का उनके शुरू के पॉलिटिकल सोच पर गहरा असर पड़ा। वो भारत लौटे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जेपी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत एक्टिव रोल निभाया। वो अपनी हिम्मत और आजादी के लिए, डेडिकेशन के लिए जाने जाते थे। भारत के आजाद होने के बाद जेपी का पॉलिटिकल रास्ता अलग हो गया। उनका पार्टी पॉलिटिक्स से मन भर गया था। उन्हें पावर के एक जगह जमा होने की भी चिंता थी। वो गांधीयन फिलॉसफी और सर्वोदया मूवमेंट की तरफ बढ़े। इस मूवमेंट का मकसद था सबका भला। जेपी ने डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की। उनका मानना था कि असली पावर जनता के पास होनी चाहिए। कई सालों तक वो एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रहे। उन्होंने कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क और भूडन मूवमेंट पर फोकस किया। संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जेपी की एक जोरदार पुकार थी। ये भारत में एक बड़े बदलाव की पुकार थी। उन्होंने ये मिड 1970s में प्रपोज किया था। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी। इसका मकसद था समाज और लोगों में पूरा बदलाव लाना। जेपी को इंडियन सिस्टम में गहरी समस्याएं दिख रही थी। करप्शन, गैर बराबरी और तानाशाही सोच खूब फैली हुई थी। उनका मानना था कि इन इश्यूज को ठीक से एड्रेस करने और एक नया भारत बनाने के लिए एक होलिस्टिक रेवोल्यूशन जरूरी है। जेपी के टोटल रेवोल्यूशन के सपने में 7 अलग अलग डायमेंशंस थे। ये थे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, एजुकेशनल और स्पिरिचुअल। सोशल रेवोल्यूशन का मतलब था जाति का भेदभाव खत्म करना और बराबरी लाना। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का मकसद था अमीर गरीब का फर्क कम करना और गरीबों को ताकत देना। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ज्यादा जवाबदेही चाहता था। कल्चरल रेवोल्यूशन इंडियन वैल्यूज पर फोकस्ड था। आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन नई सोच के बारे में था। एजुकेशनल रेवोल्यूशन का मकसद था पढ़ाई को रेलेवेंट बनाना। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ने पब्लिक लाइफ में मॉरल वैल्यूज पर जोर दिया। क्रांति की चिंगारी, वजहें और कैटलिस्ट्स। कई गहरी समस्याओं ने टोटल रेवोल्यूशन की मांग को हवा दी। इंडियन इकोनॉमी अर्ली 1970s में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। हाई इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से जरूरी सामान बहुत महंगा हो गया था। देश के कई हिस्सों में खाने की कमी आम बात थी। बेरोजगारी खासकर पढ़े लिखे युवाओं में खतरनाक रूप से ज्यादा थी। 1971 के इंडो पैक वॉर और ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बाद रिसोर्सेज पर और दबाव पड़ा। इस इकोनॉमिक परेशानी से लोगों में बहुत गुस्सा था। लोग सरकार से फ्रस्ट्रेट थे क्योंकि वो राहत नहीं दे पा रही थी। मूवमेंट के उठने में पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी बड़ा हाथ था। ऐसा माना जाता था कि सरकारी दफ्तरों में करप्शन खूब फैला हुआ है। इसका आम लोगों की रोज की जिंदगी पर असर पड़ता था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का लीडरशिप स्टाइल ज्यादा से ज्यादा तानाशाही वाला लगने लगा था। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते दिख रहे थे। अर्ली 1974 में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन एक बड़ा एग्जाम्पल था। गुजरात में स्टूडेंट्स ने अपनी करप्ट स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सक्सेसफुली प्रोटेस्ट किया। इस मूवमेंट ने दूसरी जगहों पर बदलाव चाहने वाले स्टूडेंट्स और दूसरों को इंस्पायर किया। स्टूडेंट कम्युनिटी इस आंदोलन की अगली कतार में आ गई। बिहार में स्टूडेंट्स ने 1974 में अपनी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने करप्शन और खराब शासन के इश्यूज उठाए। उन्हें लगता था कि मौजूदा सिस्टम में उनका फ्यूचर अंधकारमय है। ये स्टूडेंट्स जयप्रकाश नारायण के पास गए, उनसे गाइडेंस मांगने। उन्होंने उनसे अपने मूवमेंट को लीड करने की गुजारिश की। जेपी शुरू में हिचकिचाए पर लीड करने के लिए मान गए। उन्होंने इस शर्त पर हाँ की कि मूवमेंट शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि टोटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। जेपी के आने से बढ़ते हुए प्रोटेस्ट में जान आ गई। उन्होंने लोगों के गुस्से को एक दिशा देने का मौका देखा। वो इसे देश को फिर से जगाने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव ताकत बनाना चाहते थे। उनका सपना पब्लिक लाइफ को उसकी बीमारियों से साफ करना था। उनका मकसद डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स लेवल से ऊपर तक मजबूत करना था। उन्होंने जन संघर्ष समितियों या पीपल्स स्ट्रगल कमिटीज बनाने का प्रपोजल दिया। ये समितियां वॉचडॉग का काम करती, वो शासन में जवाबदेही पक्की करती। जेपी की आवाज देश भर में लाखों लोगों तक पहुंची। आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, खास घटनाएं और टकराव।
जेपी की लीडरशिप में मूवमेंट ने तेजी से जोर पकड़ा। ये बिहार से नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट्स में फैल गया। बड़ी बड़ी पब्लिक रैलीज आम बात हो गई। जेपी ने बड़ी भीड़ को एड्रेस किया, उन्हें अपने विजन से इंस्पायर करते हुए हड़तालें या स्ट्राइक्स और सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए गए। इन एक्शंस का मकसद सरकार पर दबाव बनाना था। कभी कभी उकसाने के बावजूद जेपी ने नॉन वायलेंस पर जोर दिया। उनकी मॉरल अथॉरिटी और सेल्फलेस इमेज ने हर तरह के लोगों को खींचा। स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, किसान और मजदूर इस लड़ाई में शामिल हुए। इंदिरा गांधी की सरकार ने शुरू में मूवमेंट को कम आंकने की कोशिश की। उन्होंने इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ी, सरकार का रवैया सख्त हो गया। जेपी और उनके फॉलोअर्स को बदनाम करने की कोशिशें हुई। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस एक्शन ज्यादा होने लगा। सरकार ने मूवमेंट को लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा माना। उन्होंने इसे देश की स्टेबिलिटी के लिए भी एक चैलेंज के तौर पर देखा। मूवमेंट और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया। एक बड़ा मोड़ 12 जून 1975 को आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ियों का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उनके लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया और उन्हें 6 साल तक कोई भी चुना हुआ पद संभालने से रोक दिया। इस फैसले ने पॉलिटिकल गलियारों में हलचल मचा दी। इससे ऑपोजिशन की मांगों को बड़ा मॉरल और लीगल सपोर्ट मिला। उन्होंने उनके तुरंत इस्तीफे की मांग तेज कर दी। पॉलिटिकल संकट अगले कुछ दिनों में अपने चरम पर पहुंच गया। ऑपोजिशन पार्टीज ने जेपी के गाइडेंस में देश भर में सत्याग्रह करने का प्लान बनाया। उन्होंने ये प्लान इंदिरा गांधी को पद छोड़ने पर मजबूर करने के लिए बनाया था। हालात पूरी तरह बिगड़ने के डर से या शायद पावर बनाए रखने के लिए सरकार ने बहुत कड़ा कदम उठाया। 25 जून 1975 की रात को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सलाह पर किया गया। टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट को अचानक और जबरदस्ती दबा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। इमरजेंसी की घोषणा इंडियन डेमोक्रेसी में एक काला अध्याय था। ये 21 महीने तक चली। इस दौरान लोगों की आजादी बहुत कम कर दी गई थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेपी समेत हजारों ऑपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया। टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट को सरकार की ताकत ने पूरी तरह बिखेर दिया, लेकिन मूवमेंट की आत्मा नहीं मरी। इमरजेंसी के अनुभव ने कई भारतीयों को डेमोक्रेटिक आजादी की रक्षा के महत्व का एहसास कराया। इसने अलग अलग ऑपोजिशन ग्रुप्स के बीच एकता भी बढ़ाई। जब इंदिरा गांधी ने अचानक मार्च 1977 में जनरल इलेक्शंस की घोषणा की, तो दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आया। जेपी की पुकार से इंस्पायर होकर कई ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आईं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जनाटा पार्टी बनाई। जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ एक डिसाइसिव फैसला दिया। जनाटा पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। कांग्रेस सरकार को हटाकर ये पहली बार था जब नेशनल लेवल पर कोई नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी। इसे डेमोक्रेसी की जीत के तौर पर देखा गया, जो काफी हद तक टोटल रेवोल्यूशन के आदर्शों से प्रेरित थी। लेकिन जनाटा पार्टी सरकार अंदरूनी मतभेदों से घिरी रही। वो अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर सकी। इसके बावजूद टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट ने एक गहरी छाप छोड़ी। इसने करप्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत और अकाउंटेबल गवर्नेंस जैसे जरूरी इश्यूज पर लोगों में जागरूकता बढ़ाई। इसने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ताकत दी और कई लोगों को पब्लिक लाइफ में आने के लिए इंस्पायर किया। ये सोच कि नागरिक सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं और गहरी हो गई। मूवमेंट ने नॉर्थ इंडिया में पिछड़े वर्गों के पॉलिटिकल उभार में भी योगदान दिया। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन के दौरान जिन आदर्शों की बात की, वे आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत जैसे मुद्दे आज भी भारत के सामने चैलेंज बने हुए हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग आज भी गूंज रही है। जेपी का पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ में एथिकल कंडक्ट पर जोर एक लगातार याद दिलाने वाली बात है। उनका टोटल रेवोल्यूशन का सपना, जो एक ज्यादा न्यायपूर्ण, बराबरी वाले और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का था, आज भी एक बेहतर भारत के लिए कोशिश करने वालों को इंस्पायर करता है। सच्चे स्वराज या सेल्फ रूल की खोज, जैसा जेपी ने सोचा था, एक कभी न खत्म होने वाला सफर है।